हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका राजश्री चौहान क्लासेस में मैं फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। और आगे का पार्ट जो है मैंने हेल्थ और डिजीज़ का 2 पार्ट्स डाले हुए हैं और आगे का पार्ट मैं आज कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने पहले के पार्ट्स में आप लोगों को कैंसर डिजीज़ जो था इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे टोटल मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं इस लेसन के, तो आप वो ज़रूर देख लो। और अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, मेरा मेथड अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आगे के लेसन के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ ही मैं सारे लेसन्स के मतलब सारे सब्जेक्ट्स के जितने लेसन हैं मैं टीच कर रही हूँ, मैं सबके क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों को देती हूँ ताकि उन्हें स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। डायबिटीज़ तो आजकल आप लोगों को पता है बच्चों, हर किसी को मोस्ट ऑफ 45 एज क्रॉस हो जाती है तो डायबिटीज़ से इन्फेक्ट हो जाते हैं। डायबिटीज़ आप लोगों को पता है, अगर ब्लड में अपने शुगर लेवल जो है वो अप डाउन होता है तो इस वजह से क्या होता है, द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज। सो डू यू रिमेम्बर any person drinking the sugar free tea or avoiding consumptions of sweet, अगर वो मीठा खाना अवॉइड करते हैं, what may be the possible reasons for this, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। yes, because the person is infected by diabetes, वो डायबिटीज से इन्फेक्ट है और उन्हें क्या करना है, सब मीठा जो भी खाना है उसे अवॉइड करना पड़ता है। डायबिटीज, द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियाज कहाँ पर है, अपने स्टमक के यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक होता है, पैनक्रियाटिक बाइल होता है जिसमें से एक टाइप का इंसुलिन मतलब एक लिक्विड निकलता है, कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। तो ये क्या कर रहा है, दैट कंट्रोल द हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस इन द पैनक्रीज, जो पैनक्रीज होता है वो कंट्रोल करता है जो शुगर लेवल ब्लड में है उसे वो कंट्रोल करता है। इफ इंसुलिन इज सीक्रेट इन लो क्वांटिटी, अगर देखो ये लो क्वांटिटी में निकल रहा है, जो भी इंसुलिन है मतलब एक टाइप का ये लिक्विड होता है जो प्रोड्यूस होता है, और वो अगर लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है मतलब निकल रहा है, एंड द ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। और जितना अमाउंट में शुगर रिक्वायर्ड होता है बॉडी में अपने ब्लड में वो पूरा नहीं हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि यस, दैट पर्सन इज हैविंग द डिसऑर्डर ऑफ डायबिटीज, मतलब उस इंसान को डायबिटीज ये डिसऑर्डर है, इसे हम कहेंगे। तो डायबिटीज अभी कैसा होता है कि कभी कभी डायबिटीज़ का लेवल कम होता है और कभी कभी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो वो डायबिटीज़ लेवल भी बढ़ जाता है और द पर्सन को बहुत ही अलग अलग टाइप के इससे प्रॉब्लम्स होते हैं ना। सिम्टम्स क्या दिए हैं इसके, सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर, तो आप लोगों को ये इग्नोर नहीं करने हैं बिकॉज आजकल ये बहुत ही सीवर एक बीमारी हो गई है, हर घर में डायबिटिक पेशेंट हमें दिखते हैं। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस एट नाइट, अगर रात को बार बार पेशाब लगती है तो इसका मतलब होता है शायद से वो इंसान को डायबिटीज़ हो, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, अचानक से ही वज़न बढ़ जाता है और अचानक वेट लॉस भी होता है, मतलब दोनों भी हो सकता है। नॉर्मल अगर वेट है उससे बढ़ रहा है या कम हो रहा है फिर भी हम समझ सकते हैं कि मे बी द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय डायबिटीज। रीजन्स फॉर डायबिटीज, हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। अगर अपने घर पर सपोज हमारे माता पिता को या उनके माता पिता को किसी को भी डायबिटीज था तो शायद से हो सकता है, देखो मैं हर बार बताती हूँ कि शायद हो सकता है, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, कंट्रोल करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज में भी अगर आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा हेल्थ रहेगा आपका, आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम से इन्फेक्ट नहीं होना पड़ेगा। देन ओबेसिटी, मतलब आजकल ऐसा हो गया है बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर घंटे बिताते हैं,
मोबाइल में तो आजकल इतने सारे गेम्स आ गए हैं कि बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा 2 घंटा एक जगह पर बैठकर ही कंटिन्यू खेलते हैं। मतलब फिजिकली उनकी बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। क्योंकि पहले क्या था, खेलने के लिए आउटडोर गेम थे, बाहर गार्डन में जाकर बच्चे रनिंग जंपिंग सब किया करते थे। मतलब फिजिकली बहुत ही वो एक्टिव थे। आजकल फिजिकली एक्सरसाइज बहुत कम हो गया है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ऐसे नहीं कि आप बैठकर एक्सरसाइज करोगे तो ही, अगर आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हो तो उससे भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। देन मेंटल स्ट्रेस, अगर आप लोग अगर कोई फैमिली में मेंबर है उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बार बार एक एक बात को सोच रहे हैं, तो शायद से उन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। Preventive measures. Which are the preventive measures are given here? Follow the proper diet, medicines and exercise under the supervision of doctor helps to keep the diabetes under control. तो एक बार डायबिटीज़ हो गया है वो ख़त्म तो नहीं होगा तुरंत, लेकिन वो कंट्रोल में रह सकता है अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करते हो। मतलब अगर डायबिटीज़ पर्सन इन चीज़ों को फॉलो करता है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं, तो उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हर एक घर में डायबिटीज़ पेशेंट आजकल दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। डू यू नो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट्स कहाँ पर है? इंडिया में है। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। तो 7 करोड़ 7 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हमारे इंडिया में पेशेंट हैं। तो देखो अगर आगे जाकर हमें डायबिटीज़ फ्री कंट्री करनी है तो आप लोगों को अभी से ही सावधानी बरतनी है। और आप लोगों को क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज रेगुलर। आप लोगों को योग स्टार्ट करना है, योगा करना है। ठीक है बच्चों। द थर्ड इज हार्ट डिजीज़। Efficiency of heart disease due to decreased blood supply and thereby oxygens the nutrient supply to the heart muscles. Due to this, the heart has to perform more works that leads to stress on it. तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और इस वजह से क्या होता है? दिस में कॉजेज द हार्ट अटैक, और इसे हार्ट अटैक आ सकता है। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। अगर पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत ही हमें क्या करना है? डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाना है। वी मस्ट टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। देन वन शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। देखो घर पे सबके घर पर 40+ 50+ ऐसे पर्सन्स रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो अगर सिम्टम्स उनमें हैं तो हमें उसका प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। सीवर चेस्ट पेन, अगर बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, पेन्स इन शोल्डर, शोल्डर में पेन है, नेक एंड आर्म्स, नेक और आर्म में भी अगर दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स इन हैंड, देन अनइजीनेस एंड ट्रिमोर्स। तो अगर पर्सन को सपोज ऐसे नहीं है कि हार्ट अटैक आते ही आप लोगों को कुछ करना है, अगर पहले से ही किसी इंसान को चेस्ट में पेन हो रहा है, उसके शोल्डर में पेन है, या गले के नीचे का जो पार्ट होता है शोल्डर के साइड में, वहाँ पर अगर पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, हाथ में अगर क्रैम्प, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर क्रैम्प्स आते हैं, तो क्या करना है? वी हैव टू थिंक कि इन्हें शायद से आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर के पास जाके विजिट कर सकते हो। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक: स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, देन हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी। तो ज़्यादा एंजाइटी भी दिखाना किसी चीज़ के बारे में, तो जैसे जैसे उम्र होती लगती है तो लोगों में इंसानों में क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। जैसे आपको पता है आपके घर पे अगर दादा दादी है, नाना नानी है, तो शायद से उन्हें ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेना, या एक जगह पे बैठ के ही रहना,
या किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रखना कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें, या स्मोकिंग करना, अल्कोहलिज्म है, डायबिटीज़ है अगर, देन हाइपर टेंशन लेते हैं, और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसीलिए आफ्टर सर्टन एज कंटिन्यू वॉकिंग करना या छोटे मोटे एक्सरसाइज करना ये बहुत ही कंपलसरी होते हैं। और आजकल ऐसे बहुत सारे लाफिंग क्लब है या एक्सरसाइज क्लब है, गार्डन में बहुत सारे आजकल एक्टिविटी स्टार्ट की गई है। तो वो अगर उनका खुद का टाइम अच्छे से वहाँ जाकर टेंशन फ्री माइंड से ये सब एक्सरसाइज करते हैं तो दे विल बी प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम हैविंग दिस काइंड ऑफ हार्ट अटैक। तो हर पर्सन को अलग अलग टाइप के हार्ट डिजीज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं हार्ट डिजीज। यहाँ पर ये है एंजियोप्लास्टी, देन बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशंस ऑफ स्टेंट एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ पेस मेकर। तो ये कुछ टाइप के हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, जो भी अंदर ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल्स है उन्हें चेंज किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पर है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है मतलब पूरा हार्ट को चेंज करके, जो किसी इंसान की डेथ हो गई है तो इमीडिएट उसका हार्ट निकाल के जिसे प्रॉब्लम है उस इंसान को उसे शिफ्ट किया जाता है, उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट सर्जरी होती है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हार्ट डिजीजेस हमें बताए गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज पे सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल 108। ये क्या है, एम्बुलेंस नंबर है, जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस होते हैं उसका नंबर है। हमें तुरंत उसे एम्बुलेंस को बुलाना है। चेक द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेशेंट। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है हमें वो भी देखने हैं। चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट्स बाय शेकिंग द शोल्डर्स। तो उसके शोल्डर्स क्या करना है, शेक करने हैं, हिलाने हैं। कीप द पेशेंट लेइंग ऑन द बैक ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टली उन्हें सीधा सुलाना है और द हार्ड सरफेस एंड परफॉर्म compressions only life support. This is called as COLS. In this, press the center of thorax. जो thorax का सेंटर है मतलब जो अपना गला होता है उसके नीचे का जो छोटा पार्ट है जहाँ पे आप हाथ रखोगे तो अंदर थोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर क्या करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, जोर से दबाना नहीं है, नहीं तो सांस फूलकर वहीं पे डेथ हो सकती है। For at least 30 times at the rate of 100 to 120 stroke as per minute. तो धीरे धीरे वहाँ पर पंपिंग करना है ऐसे फिर, जो थॉरिक्स है वहाँ पर। ठीक है। तो ये सब छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, तो जो भी है जिसने ट्रेनिंग की है या जिसे पता है तो ऐसे लोगों को ये सब बातें पता रहनी चाहिए। या अपने फैमिली में अगर 40+ मेंबर्स रहते हैं तो जो यंगस्टर्स है उन्हें इस सब बातों की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी रहती है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सर्टन प्रॉब्लम्स के ऊपर वो एक फर्स्ट एड के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। Here we have to collect information. First, have you ever seen your grandparents taking the decoction? Discuss about it with them. अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो किसी टाइप का काढ़ा पीते हैं, आजकल तो हम बहुत सारे काढ़ा या क्वाथ कहते हैं जिसे पीते हैं, तो वो क्यों पीते हैं क्या उसके बारे में हमें उनसे पूछना है। तो आजकल तो बच्चों मैं खुद भी काढ़ा ले रही हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू जो वीडियोस बनाती हूँ या मैं बाद में जो टीचिंग मेरा होता है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बोलना पड़ता है, और उसका मुझे मेरे हेल्थ के ऊपर या मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है तो मैं थोड़ा काढ़ा पीना पसंद करती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ इसीलिए। सेकेंड, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट यूज ऑफ एलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक एज मेडिसिन। तो ये सब अगर आप देखोगे तो हम आजकल यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एलोवेरा यूज़ किया जाता है, कफ या कोल्ड है इसके लिए। टर्मरिक पाउडर भी है जिसे हम दूध में डालकर पीते हैं। जिंजर है, गार्लिक है, ये भी अगर गार्लिक किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या तो वो गार्लिक को अगर रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो उन्हें बहुत ही
उसका अच्छा इफेक्ट होगा। जिंजर है, हाँ जिंजर हम चाय में या उसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। हियर इज गिवन इंटरनेट माय फ्रेंड। एक्चुअली इंटरनेट आजकल सबका फ्रेंड बन गया है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो इमीडिएट हम टाइप करते हैं और हमें वहाँ पर मिल जाती है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदा, होमोथेरेपी, होम्योपैथी। हाँ होम्योपैथी होती है मतलब वो एक टाइप के दवाई मिलते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं सफ़ेद कलर के, वो खाने के लिए हमें दिए जाते हैं। देन नेचुरल हीलिंग, देन एलोपैथी, यूनानी एक्सेट्रा। तो आप इसको सर्च करके इसका इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। मिस यूज ऑफ मेडिसिन। कभी कभी हम मेडिसिन का मिसयूज हो जाता है, बिना पता रहे हम क्या करते हैं, खा लेते हैं, डॉक्टर का कंसल्ट नहीं करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमें पता है बुखार आया है तो हमें क्रोसिन खाना है, सर्दी है तो डिकोल्ड लेना है, ऐसे करके हम कुछ भी दवाइयाँ लेते हैं और बाद में उसके कुछ अलग ही टाइप के हमें साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट्स अवर बॉडी। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज द नर्वस सिस्टम। कभी कभी किसी लोगों को आदत रह जाती है कि ऐसे कहीं बाहर जाके आओ, सर में दर्द हो रहा है, चलो एक गोली ले लो, कहीं बाहर जाके आओ, बॉडी पेन हो रही है, एक गोली ले लो। तो ये डॉक्टर से आप कंसल्ट किए बिना ही अपने आप से लेते हो। और क्या होता है, कभी कभी हम एक के बदले दो के बदले 4 गोलियां खा लेते हैं और उसका जाकर इफेक्ट अपने नर्वस सिस्टम पर होता है, ब्रेन पर होता है। देन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है मतलब जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो होने के बाद पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जिसे हम बाहर निकालते हैं तो उस पर भी उसका इफेक्ट होता है। पेट साफ प्रॉपर नहीं होना, उसकी वजह से क्या होता है, हमें अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं। तो हर दिन प्रॉपर पेट साफ होना, क्लीन होना, मोशन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीवर। ओवरडोज ऑफ द एंटीबायोटिक्स में लीड टू द नॉजी, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा। तो अगर हम एंटीबायोटिक भी आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो एंटीबायोटिक गोलियां जल्दी से दे देते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक भी ज़्यादा खाते हैं तो हमें उससे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डॉक्टर से कहना है कि यस आप मुझे सिंपल मेडिसिन ही पहले दो, अगर नहीं होता है तो हम एंटीबायोटिक नेक्स्ट लेते हैं। जैसे मलेरिया है, डेंगू है या और कोई बुखार जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देते हैं। Now here we have think about it. Poor people do not afford the costly medicines. Is there any alternative for this? Which one? तो आप लोगों को पता है आजकल बीमारियां होती है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की फीस अलग से है, फिर वो डॉक्टर दवाइयाँ इतनी लिख कर देते हैं मेडिसिन में लाने के लिए। अगर आप मेडिकल जाओगे तो कम से कम 400-500 रुपया, 1000 रुपया ऐसे ही हमें निकाल कर देना पड़ता है। वहाँ पर तो हम ना भाव तोल भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई पुअर पीपल है, गरीब लोग है क्या, वो उनको अफोर्ड हो सकता है, वो ले सकते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, तो जेनरिक मेडिसिन। तो जो दवाइयाँ हम बाहर से मेडिकल में जाकर महंगे में लेते हैं तो वो दवाइयाँ जेनरिक मेडिकल जो है, मेडिसिन जो है वहाँ पर आपको सस्ते में मिलती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो कॉम्पोजिशंस है यहाँ पर लिखा हुआ, ये कॉम्पोजिशन जो है उसके वो चेक करने होते हैं। तो आप अगर सपोज ये दवाई लाने जानी है तो आप जेनरिक मेडिकल में जाकर ये दिखाओगे तो वो क्या चेक करेंगे, दवाई का नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कंपनी अलग हो सकती है, लेकिन वो कॉम्पोजिशन चेक करते हैं और जो इक्वल एक जैसे ही है वो दवाई आप लोगों को दे देते हैं। इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपको ये पता रहना चाहिए। और बहुत ही सस्ते में दवाइयाँ मिल जाती है बिकॉज वो गवर्नमेंट की होती है। The generic medicines are also known as general medicines. These are manufactured and distributed without any patent. These medicines are at par in quality with branded medicines. तो ये क्या हो रही है, ब्रांडेड मेडिसिन जो होते हैं बड़े बड़े, आजकल क्या है कंपटीशन चल रहा है इन सब चीज़ों में भी। तो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं वो अपने ब्रांड के बहुत सारे मेडिसिन लॉन्च करते हैं
और वो बहुत ही महंगे दामों में बेचते हैं। जैसे अगर आप कोई दवाई लेने जाते हो मेडिकल में तो आपको 200 रुपीज़ की मिल रही है, लेकिन आप जेनरिक मेडिसिन में जाओगे या मेडिकल में जाकर उसे लेते हो तो वो दवाई 200 की दवाई आप लोगों को वहाँ पर 50 या 40 रुपए में अवेलेबल हो जाती है। इतना डिफरेंसेस होता है, लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं है और ये मेडिकल जो है वो सब जगह पर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं होती है। तो प्रोडक्शन cost of these medicines is very low due to the favor expenses on the research as their formula is readily available। तो वही सेम फार्मूला से उसी सेम टाइप के ही मेडिसिन बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि उसे बड़े कंपनी का, बड़े जो मेडिसिन बनाने वाले फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, उनका नाम नहीं होता है। तो इसीलिए उसे हम समझते हैं कि वो अच्छी दवाइयाँ नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सस्ते में अवेलेबल हो जाती है। यूज ऑफ ICT, यू कैन इजीली ऑब्टेन द जेनरिक मेडिसिन यूजिंग मोबाइल ऐप लाइक द हेल्थ कार्ड के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, या एंड द जन समाधान। तो ये 2 ऐप यहाँ पर दिए हैं, तो आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड दोज एप्स ऑन योर मोबाइल एंड यूज इट इफ नेसेसरी। तो आज ही आप अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताओ और ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड जरूर करो। ठीक है बच्चों। लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस, कुछ डिजीज हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर भी होते हैं, जैसे ओबेसिटी है, या बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, इस वजह से भी कुछ बीमारियां होती हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स the daily routines of the type of food. Nowadays, the habits like staying in bed till late morning and going to bed late at night. आजकल तो सबको ही आदत पड़ गई है रात को 12 बजे तक सोना नहीं है और सुबह 8-9 बजे तक उठना नहीं है। The frequent changes in मील टाइमिंग, तो खाने का टाइमिंग जो है वो भी बदलते जा रहा है। जो 12 बजे खाना खाना है 2 बजे 3 बजे खाते हैं, सुबह का नाश्ता 8 बजे करना है वो 11 बजे होता है। तो हर चीज़ों में क्या हो रहा है, अब टाइम में कुछ भी एक टाइप का मेंटेन रखा नहीं जा रहा है। द लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड एक्सेट्रा हैव बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस, सच पीपल्स आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली। तो ऐसे लोग जो होते हैं इसे सब इस तरह से रहते हैं, तो उन्हें वो जल्दी से ही बीमार पड़ सकते हैं और बार बार बीमार पड़ सकते हैं। ए फ्रीक्वेंसी इज बिकमिंग सिक इज टू बी लोअर, द पीपल शुड फॉलो द राइट लाइफस्टाइल। इट मस्ट इंक्लूड द सफरिंग स्लीप, राइट फूड, देन योगासना, प्राणायाम एंड फिजिकल एक्सरसाइज। द फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। और फिजिकल एक्सरसाइज करना है, अगर पुशअप करते हैं कोई 100 कर रहा है तो मैं भी 100 करूँ, ऐसे नहीं होता है। तो अगर आप 10 कर सकते हो तो उसमें ही आप लोगों को सेटिस्फेक्शन करना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज किसी और को देखकर, या कोई योग कर रहा है तो योगासन अलग अलग टाइप के बहुत ही एक डिफिकल्ट होते हैं, तो कोई कर रहा है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है, जैसे अपने बॉडी का स्ट्रेंथ है, अपनी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को वो सब करना है। प्राणायाम आप आसानी से कर सकते हो, मैं खुद भी प्राणायाम और योगासन करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो आप लोग भी इसे स्टार्ट करो या अपने पेरेंट्स को भी आप इसका इम्पोर्टेंस बताओ। देन वी हैव आफ्टर दैट टिल हियर वी कंप्लीट, ओके। देन प्राणायाम एंड योगासना शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। तो प्राणायाम तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन योगासना जो है, प्राणायाम के भी जो टाइप होते हैं उसे आप लोगों को देख लेना है, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा। योगासना जो है, ये योगासन जब करते हैं तो प्रॉपर पता रहना चाहिए, नहीं तो बॉडी आपकी अकड़ जाएगी, बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम एंड योगासन। तो आप जरूर इसे करो। अपने पेरेंट्स को तो आप लोगों को जबरदस्ती करवाना है अभी से ही। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीजेज। Collect the vaccination schedule charts from the nearby clinic and study it। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको ये करना है। Do you know the government of India declared the प्रधानमंत्री जन औषधि योजना on 1st July 2015
In this scheme, the best quality medicines are made available in affordable price to the citizens. जन औषधि स्टोर्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है जेनरिक स्टोर होता है, जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च्ड फॉर दिस पर्पस। तो जन औषधि स्टोर आपके अगर नज़दीक में कहीं पर है तो आपको रेगुलर मेडिकल में जाना नहीं है, आप यहीं पर जाके दवाई लो, सस्ती भी मिलती है और अच्छी मिलती है। Indian companies export the generic medicines on a large scale. However, those medicines are sold under brand name with high price in India. मतलब देखो जो जेनरिक मेडिसिन बन रही है तो वो क्या हो रही है, सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम। तो वही मेडिसिन ब्रांड नेम अपने हाई प्राइस के ऊपर बेचते हैं। इन अमेरिका 80% मेडिसिन यूज्ड इन जेनरिक। Due to this, the hundreds of billions of money is saved there. तो इसीलिए जो हमारे यहाँ दवाई आती है, ऐसे नहीं कि सारी इंडिया की होती है, तो बाहर से आती है, बाहर की दवाई हम खाएंगे, बाहर के लोगों को पैसा हम बढ़ा रहे हैं। इसके बदले अगर आप चाहो तो आप लोग भी जन औषधि स्टोर, नहीं है तो आपको जो मोबाइल का ऐप दिया है इसे डाउनलोड करो और इससे ही दवाइयाँ मंगवाना स्टार्ट कर दो। अपने पेरेंट्स को आप ये बातें सब डिस्कस कर सकते हो। Now here we have let us celebrate health awareness days. अभी आपको पता है जून 21 ये योगा डे था, सबने योगा किया होगा, मैंने भी किया है। 7 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे। देन आफ्टर 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। देन 29 सितंबर वर्ल्ड हेल्थ डे, हार्ट डे, सॉरी ये हेल्थ डे है, हार्ट डे है। देन 14 नवंबर मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो ये सब डेज को हमें कोई बहुत जगहों पर कैंप्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स होते हैं। ऐसा है तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप लोग उन्हें अटेंड करने के लिए जरूर कहना है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन क्यों किया जाता है इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, उन्हें ऐसे लगता है कि हम अपने बॉडी का ब्लड दूसरों को क्यों दे, डोनेट क्यों करें। 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 person at a time. For example, RBCs and WBCs and platelets. तो देखो ये तीनों भी अमाउंट जो हम जब ब्लड चेक करते हैं तो ज़्यादातर जब बुखार आता है, वी आर हैविंग फीवर, तो डॉक्टर क्या करते हैं 1-2 दिन के बाद दवाई देते हैं, नहीं कुछ आप लोगों को इफेक्ट हुआ है तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंट्रोल चेक करने के लिए कहते हैं। और प्लेटलेट्स भी चेक किए जाते हैं बिकॉज जो ब्लड में इसका अमाउंट है वो कम हुआ है या चेक करने के लिए। तो 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन्स बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 times a ईयर। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो किसी रिक्वायर्ड पर्सन को, जिसको जरूरी है, ऐसे पर्सन को वो ब्लड दिया जाता है, उन्हें खून चढ़ाया जाता है और उससे उनकी लाइफ सेव होती है। तो अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये इसके लिए भी एक सर्टन एज है, आप लोग ये एज में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। आफ्टर 18 ईयर्स ब्लड डोनेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके टोटल 3 पार्ट्स बने हैं और 4th पार्ट बनेगा जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देख लेना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करो फ्रेंड्स के साथ में ताकि उनको भी हेल्प हो। ओके, बाय टिल देन।